बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बीजेपी के सेकंड टर्म से लेके उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर एक बहुत बड़ा हमें एक शिफ्ट नज़र आया है, एक तब्दीली नज़र आई। और वो तब्दीली ये थी कि पहले के मुकाबले में वो ज़्यादा एंटी चाइना बन गए। अगर आप मोदी का पहला टेन्योर देखें ना, फर्स्ट जो उसका प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वाला टेन्योर, तो उसमें उसने कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी तब्दीलियां नहीं की थी ट्रेडिशनल इंडियन फॉरेन पॉलिसी में। इसने ज़्यादातर तब्दीलियां सेकंड टेन्योर में की हुई हैं। गलवान भी सेकंड टेन्योर में हुआ है, तो उसके बाद जितने भी फटे इनके हुए, ये आर्टिकल 370, ये सारा कुछ सेकंड टेन्योर में हुआ है। तो इसके पीछे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि लॉजिकल जो रीज़न नज़र आ रहा है कि मोदी ने ऐसा क्यों किया होगा, अब असल रीज़न तो उसको खुद को पता है या बीजेपी वालों को पता है, लेकिन जो मतलब अंदाजे लगाए जा रहे हैं वो ये लगाए जा रहे हैं कि 2019 आते आते जब इसका सेकंड टेन्योर शुरू हुआ तो उस वक्त अमेरिका और चाइना की कोल्ड वॉर बहुत ज़्यादा तेज़ होने जा रही थी, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा उसमें तेज़ी आ गई थी 2019 में। BRI फ्रूट्स अपने दिखाना शुरू कर दिया था उसने, और इसी तरह से अमेरिकन जो थे वो ट्रेड वॉर में इन्वॉल्व हो गए थे ऑलरेडी। ट्रंप साहब की हुकूमत थी जब वहाँ पर, तो ऑलरेडी वो ट्रेड वॉर उन्होंने शुरू कर दी थी। तो इनको लगा मोदी साहब को परहैप कि ये जो दोनों लड़ रहे हैं तो इट्स बेटर टू गेट क्लोजर विथ अमेरिका, तो इससे वेस्ट वालों से बेनिफिट्स लेंगे, इन्वेस्टमेंट्स भी लेंगे, टेक्नोलॉजी सारा कुछ लेंगे। और चाइना से जो ट्रेड वार चल रही है और चाइना से जो वेस्ट ने पंगा लिया हुआ है, तो उसके नतीजे में जो चाइना से इन्वेस्टर्स भागेंगे, जो बिजनेसेस भागेंगी चाइना से, ज़ाहिर है उनका भी तो नुकसान होगा ना कोल्ड वार के अंदर चाइनीज़ का। तो गालिबन इनकी नज़र उसके ऊपर थी कि उनको इधर लेकर आएंगे अपनी तरफ इंडिया में, और यहाँ गुजरात, मुंबई वगैरह वगैरह में यहाँ पर किधर उनको लाकर और सेटल करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग हब एक तरह से हम लोग बन जाएंगे, एक साइजेबल इंडस्ट्री बना लेंगे यहाँ पे। लेकिन वैसा तो कुछ नहीं हुआ। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं 2023 में, तो इंडिया और चाइना के दरमियान कितना गैप है, इस पे एक बड़ी चौंका देने वाली रिपोर्ट आई है सामने हालिया दिनों में। एक दो रोज़ पहले एक चौंका देने वाली, मैं पढ़ के बड़ा हैरान हुआ। मुझे भी पता था कि गैप है इंडिया और चाइना के बीच, लेकिन इतना ज़्यादा गैप, मतलब ये मैं भी नहीं सोच रहा था कि इतना गैप कैसे। डेकेड्स की बात हो रही है, ये कोई 4-5 साल 10 साल की नहीं, डेकेड्स की बात हो रही है। इतना ज़्यादा दोनों के दरमियान फाइनेंशियल जो इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उन पे इतना ज़्यादा गैप है। रेफरेंस के तौर पर आपको मैं द वायर दिखा देता हूं, क्योंकि ये इंडियन न्यूज़ आउटलेट ही है। किसी और मुल्क का दिखाऊंगा तो शायद इंडियन व्यूअर्स उसको ना माने, तो बेहतर है कि ये अपने ही मीडिया को देखें और उस पर फिर गौर करें कि व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर इंडिया ड्यूरिंग मोदीज सेकंड टेन्योर। द वायर रिपोर्ट कर रहा है कि इंडियाज इकोनॉमी 16.5 ईयर्स बिहाइंड चाइनाज, ब्रिंस्टेन रिसर्च रिपोर्ट। इंडिया इज बिहाइंड चाइना बाय 21 ईयर्स इन पेटेंट, 20 years in foreign direct investment, 19 years in forex reserves and 17 years in exports. On nominal GDP and per capita income, India is 15 years behind. In consumption expenditure, it is 13 years behind. तो आप देखिए डिफरेंट जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसमें ज़रा गैप देखिए। अभी से ये अगर फुल स्पीड में चलते हैं तो 16-16 साल लगेंगे इनको, 18-18 साल ये पीछे हैं चाइना से मुख्तलिफ इंडिकेटर्स में। तो वो चाइना का अल्टरनेट बनना और नेक्स्ट चाइना, नेक्स्ट एशियन जाइंट बनना तो दूर की बात है, यहाँ पर तो गैप बढ़ चुका है, मजीद पहले से ज़्यादा गैप बढ़ चुका है। पहले भी इंडिया और चाइना की इकोनॉमीज़ के दरमियान इतना डिफरेंस नहीं था, ये तो मतलब हद ही हो गई है कि इतना ज़्यादा दोनों मुल्कों के दरमियान जो इकोनॉमीज़ हैं उनके अंदर इतना ज़्यादा गैप आ गया। तो ये हुआ क्या है, इस पर ज़रा मेरे ख्याल से इंडियंस को बैठ कर सोचना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। अच्छा, एक अमेरिका के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इनका नाम है चार्ली मुंगर। चार्ली मुंगर साहब जो हैं ये एक बहुत बड़ी शख्सियत अमेरिका के अंदर, कम से कम इकोनॉमी और फाइनेंस के हवालों से जो जिन लोगों को सुना जाता है, ही इज़ वन ऑफ देम। इन्होंने इंडिया के सिस्टम के लिए कहा है कि इट इज़ वेरी इनइफेक्टिव, ये काम नहीं कर रहा। मतलब एक अजीब व गरीब किस्म का सिस्टम है जिसके अंदर करप्शन भी है, जिसके अंदर लूटमार भी है, जिसके अंदर एक इनकॉम्पिटेंस भी है। हालांकि वो साथ में ये भी कहते हैं कि इंडियंस जो हैं बिल्कुल चाइनीज़ की तरह ही टैलेंटेड लोग हैं,
लेकिन सिस्टम वहाँ का कुछ ऐसा बना हुआ है कि वो सिस्टम इंडिया को उभरने नहीं देता। इंडिया को एक तरह से जकड़ के रखा हुआ है पूरे के पूरे सिस्टम ने। अब उनके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या है वो जरा मैं आपको इनके इंटरव्यू की ये छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, गौर से सुनिएगा। ये उन मसाइल की तरफ निशानदेही कर रहे हैं जिनको इंडिया इन दोनों फेस कर रहा है, और यही वो मसाइल हैं जिस वजह से इंडिया और चाइना के दरमियान आपको इतना ज़्यादा गैप नज़र आता है। ये जो अभी रिपोर्ट आपको दिखाई कि किसी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे इंडिया 16 साल पीछे है, किसी पे 18 साल पीछे है, किसी पे 14 साल पीछे है, तो उनके जो रीजंस है ना वो ज़रा आपको चार्ली मुंगर की इस 2 मिनट की क्लिप के अंदर सारा का सारा समझ में आ जाएगा सिस्टम की इसकी वजह क्या है कि इंडिया बजाय इसके कि आगे बढ़ने की वो पीछे क्यों चला जा रहा है। तो इसका जवाब आपको इस क्लिप के अंदर मिल जाएगा। Now you turn to India, and I would say I'd rather work with a bunch of Chinese than I would Indian civilization, mired down, caste system, overpopulation, assimilating the worst stupidities of the democratic system, which, by the way, Lee Kuan Yew avoided. It's hard to get anything done in India, and the bribes are just awful. So all I can say is it's not going to be easy for India to follow the example of Lee Kuan Yew. I think India will move ahead, but it is so defective as a get-ahead in place. The Indians I know are fabulous people. They're just as talented as the Chinese, the Indian populace. But the system and the poverty and the corruption and the crazy democratic thing where you let anybody who screams stop all progress, it mires India with problems Lee Kuan Yew didn't have. And I don't think those Indian problems are all easy to fix. Let me give you an example. The Korean steel company, POSCO, invented a new way of creating steel out of lousy iron ore and lousy coal. There's some province in India that has lots of lousy iron ore and lots of lousy coal, which there's not much use for. And this one process would take their lousy iron ore and the coal and make a lot of steel, and they got a lot of cheap labor. So POSCO and India were made for each other. And they made a deal with this province to get together and use the POSCO know-how and the Indian lousy iron ore and lousy coal. And 8 or 9 or 10 years later, with everybody screaming and objecting and farmers lying down on the road or whatever was going on, they canceled the whole thing. In China, they just would have done it. Lee Kuan Yew would have done it in Malaysia. India is grossly defective because they've taken the worst aspects of our culture, allowing a bunch of idiots to scream and stop everything, and they copied it. And so they've taken the worst aspects of democracy, and then they've forged their own chains and put them on themselves.